जी हाँ, और बड़ी खबर, कुछ देर में रूस रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक एक पल की अपडेट लगातार टीवी9 भारतवर्ष पर आपको इस दौरे से जुड़ेगी, क्योंकि ये दौरा बहुत अहम है, न सिर्फ हमारी नजर में, न सिर्फ भारत की नजर में, बल्कि रूस की नजर में भी। और क्रेमलिन ने जो बयान दिया है इस दौरे को लेकर, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है। 2 दिन के दौरे पर मॉस्को जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और देर शाम वो मॉस्को पहुंचेंगे। मोदी पुतिन के बीच 22वीं भारत रूस सालाना बैठक होने जा रही है। आज रात पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे प्राइवेट डिनर भी। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं मोदी और पुतिन की दोस्ती कैसे परवान चढ़ी। दोनों नेता 10 सालों में कितनी बार मिले, जरा उस पर भी हम गौर करेंगे। देखिए, मोदी पुतिन मिलेंगे और चीन पाक के दिल दहलेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं इस बॉन्ड के से जुड़े जो महत्वपूर्ण समीकरण हैं, आंकड़े हैं, उस पर नजर डालते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पीएम मोदी की ये पहली मॉस्को यात्रा है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है और तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी का पहला रूस दौरा है। तीसरी बार जब वो प्रधानमंत्री बने हैं तब वो पहली बार रूस जा रहे हैं। जी हां, 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह छठा रूस दौरा है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में यह दोस्ती किस तरह और परवान चढ़ी है, यह आप साफ तौर पर कह सकते हैं। 10 साल में 16 बार मोदी और पुतिन के बीच मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं के बीच आखिरी मुलाकात सितंबर 2022 समरकंद की एससीओ समिट में हुई थी। और इस दौरे पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल ए के श्रीवास्तव साहब हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। पूर्व राजदूत जे.के. त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर सतीश कुमार विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और मेरे सहयोगी मनीष झा, जो कि भारत रूस रिश्तों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मनीष, मैं आप ही के पास आता हूं, क्योंकि आप रूस में लंबे समय तक खुद भी रहे, आपने वहां से रिपोर्टिंग की है। भारत और रूस के रिश्ते आज जिस मकाम पर नजर आते हैं, उसके चलते इस दौरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस नजर से देखा जा रहा है, क्योंकि उम्मीदें इधर भी हैं उधर भी। जी हाँ, बिल्कुल समीर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रूस में जिस तरीके का उत्साह है मॉस्को से लेकर रूस के तमाम इलाकों में, उन सब को वो इसलिए क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध के तीसरे साल में अगर आप देखें तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अलावा कोई बड़ा नेता मॉस्को नहीं पहुंचा था। वहीं दूसरी तरफ इस बात को लेकर रूसी लगातार सोच रहे थे कि उनके कौन कौन से दोस्त हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे को रूसी कम से कम इस नज़र से देख रहे हैं कि भारत सच्चा दोस्त है, भारत हमेशा साथ खड़ा रहने वाला दोस्त है। और इसीलिए रूस में, क्रेमलिन में एक खास तरह की तैयारी की गई है। दूसरा, टाइमिंग देखिए। टाइमिंग यह है कि ऐसे वक्त में जब तीसरे विश्व युद्ध के लिए पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, रूस तेजी के साथ चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया के साथ अपना समीकरण बना रहा है। वैसे में जब प्रधानमंत्री वहां मोदी पहुंचेंगे, क्योंकि खास करके जब सितंबर 2022 में उन्होंने कहा था कि यह समय युद्ध का नहीं है, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि मोदी और पुतिन की मुलाकात के बाद भारत का एक नया रोल आप ग्लोबल स्टेज पर देखने जा रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, सवाल यह भी है कि पूरी दुनिया की निगाहें हैं और उनको क्या उम्मीदें हैं। भारत और रूस की दोस्ती तो बहुत पुरानी है। प्रोफेसर सतीश कुमार, हम इसको समझना चाहेंगे आपके माध्यम से कि इस बार की जो भी मुलाकातें हैं वो पिछली मुलाकातों से किस तरह से अलग होंगी। देखिए, यूरोप के अंदर भी देखिए अलग अलग देशों में सत्ता के समीकरण बदल रहे हैं। अमेरिका में भी चुनाव सिर पे है और वहां भी सत्ता किसके हाथ में जाएगी, इसको लेके काफी बहस है। ऐसे में ये दौरा, जब नरेंद्र मोदी चुनाव जीतकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वहां गए हैं, पुतिन भी चुनाव जीते और वो अपने कार्यकाल को आगे बढ़ा रहे हैं, दुनिया कैसे देख रही है इस मुलाकात को, इस दौरे को? निश्चित रूप से ये विजिट हर तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण है, न केवल भारत के लिए बल्कि रूस के लिए भी। अब दुनिया की निगाहें भी इस पर टिकी हुई हैं। दोनों नेताओं के बीच में केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। रूस के लोगों को ऐसा लगता है, और लगना स्वाभाविक भी है, कि प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नेता हैं जो जिनकी बातों को पुतिन बड़ी गंभीरता से लेते हैं। वो मिलने के लिए अब पिछले नॉर्थ कोरिया गए या अन्य देशों का भी दौरा किया।
तो चीन के अलावे अगर किसी नेता की अगर पकड़ या उनकी बातों को गंभीरता से लेने की बात हम कहें, इसका कारण ये नहीं है कि केवल रूस के साथ हमारे अच्छे संबंध है। आज भारत की स्थिति इतनी मजबूत है और वो मजबूती अमेरिका और बाकी यूरोपीय देशों के अलावे हम साउथ वर्ल्ड के एक लीडर के रूप में सामने आए हैं, तो उसका अपने शब्दों का अपना वजन है। आप ये भी देखे होंगे कि जब से युद्ध चल रहा है, भारत ने निश्चित रूप से कहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये युद्ध का समय नहीं है, लेकिन पूरे प्रकरण में उन्होंने रूस की आलोचना कभी नहीं की। युद्ध के तेवर को कम करने की बात जरूर कही गई, लेकिन रूस की नीतियों की आलोचना भारत की तरफ से नहीं हुई है। तो एक ऐसा समीकरण है कि भारत के सामने भी और प्रधानमंत्री मोदी के सामने भी, अगर वो युद्ध को रोकने में सहायक होते हैं या उसे कम करने में सहायक होते हैं, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जो हो सकता है कि वो बाद में भविष्य में राष्ट्रपति बने, उन्होंने कहा कि आते ही हम युद्ध को खत्म कर देंगे, तो हो सकता है कि उन पता नहीं कौन जादुई छड़ी के साथ वो खड़े होंगे कि युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन उनके पहले अगर किसी में अगर वो क्षमता है तो वो भारत के नेतृत्व में है और वो प्रधानमंत्री मोदी के पास है कि वो इस युद्ध को कुछ सीमा तक कम करने का, बिल्कुल, और उस लिहाज से वो बात तो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नजर आती है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें भारत रूस के बीच कई समझौतों पर इस दौरे में मुहर संभव है। दोनों नेताओं की यूक्रेन युद्ध पर भी बातचीत मुमकिन है। कल भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इंडियन डायस्पोरा में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर। और प्रधानमंत्री मोदी की रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात पर दुनिया की नजरें हैं। इस मुलाकात से चीन के साथ साथ पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाएगा, यह भी हम आपको बताते हैं। देखिए, मोदी पुतिन मुलाकात पर दूर तलक बात होगी और चीन को संदेश भी यहां से जाएगा। जरा कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखिए, चीन को क्या मैसेज आएगा। पीएम मोदी ने कजाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ में हिस्सा नहीं लिया था और बैठक में जिनपिंग पुतिन ने हिस्सा लिया था। तो ये एक मैसेज पहले ही जा चुका है भारत की तरफ से। भारत ने संदेश दिया कि वो एससीओ में चीन की मनमानी नहीं चलने देगा, यानी चीन जहां भी अपनी मनमानी कर रहा है, भारत उसको ब्लॉक करने या कम से कम उससे प्रत्यक्ष असहमति जताने की कोशिश करेगा। जी हां, मोदी पुतिन मुलाकात से चीन को मैसेज की कोई भी देश रूस भारत संबंधों को प्रभावित नहीं कर सकता। यह बड़ा संदेश चीन के लिए भी इस मुलाकात में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है कि रूस और भारत के जो रिश्ते हैं वो अटूट हैं। रूस और अमेरिका दोनों के भारत से अच्छे संबंध हैं। और जहां तक सवाल है वैश्विक कूटनीति का, भारत रूस के साथ संबंध संतुलित करता नजर आता है हर मोर्चे पर। अमेरिका की आपत्तियों के बाद भी भारत को कम कीमत पर रूसी तेल की सप्लाई जिस तरह से की गई, उसने भी दुनिया को चौंकाया और भारत की विदेश नीति का लोहा दुनिया ने माना। रवि, बिल्कुल समीर, देखिए, वैश्विक राजनीति में भारत रूस के रिश्ते सीमाओं से परे हैं, यानी कि दुनिया में जो भी विवाद है उससे कोई भी असर इस पर कम से कम नजर नहीं आता है। मोदी पहले ही कह चुके हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। सीधे तौर पर अगर देखा जाए, इस वॉर के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले वो इंसान थे, पहले ग्लोबल लीडर थे जिन्होंने पुतिन को सामने बैठकर सीधे सीधे कहा कि यह वॉर का समय नहीं है। पिछले दिनों हुए पीस समिट में भारत ने शांति दस्तावेज पर साइन नहीं किए थे। जी हां, ये वो तमाम अहम डेवलपमेंट हैं जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध पर दोनों नेताओं के बीच इस दौरे में गंभीर बातचीत संभव है और इस पर दुनिया की नजर होगी। युद्ध के मद्देनजर अमेरिका, यूरोप, नेटो की मोदी पुतिन मुलाकात पर यही वजह है कि नजर होगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। अश्विनी सिवाज साहब, जहां तक रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया जाए, सालों हो गए इस युद्ध को चलते और पहली बार ऐसा होगा कि रूस के इस युद्ध में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को में होंगे। कितना असर भारत के रुख का रूस पर आने वाले वक्त में पड़ता हुआ आप देखते हैं? क्या कोई बड़ा बदलाव मुमकिन है, क्योंकि दुनिया की नजर इस पर भी है?
हाँ बिल्कुल, देखो समीर, सच्चाई यह है कि अब बदलता हुआ वर्ल्ड ऑर्डर है और भारत एक ऐसा देश है कि जो बैलेंसिंग कर रहा है अमेरिका और रूस के बीच में। अब जब भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं रूस के अंदर, उसी समय देखो नेटो की भी मीटिंग हो रही है जो कि वाशिंगटन में है और अमेरिका के लीडरशिप में होगी। तो सच्चाई ये है कि भारत को कोई नेगेटिव रूप से नहीं देखता कि अगर भारत के प्रधानमंत्री रूस में जा रहे हैं, तो उससे बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 आती है कि रूस जो आइसोलेटेड है, भारत उसके साथ खड़ा है। भारत चाहता है कि कहीं ना कहीं रूस चीन के पालने में ना जाए, एक भारत के साथ दोस्ती जो है बरकरार है। मगर आप देखें, यूरोप भी चाहता है कि भारत एक लिंक है रूस के साथ, जो एक फैसिलिटेटर बन सकता है इस लड़ाई को रोकने के लिए। तो ये सच्चाई है कि जब भारत के प्रधानमंत्री अब रूस जा रहे हैं, पुतिन से मिलेंगे, तो हर एक की नजर है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा बात आ सकती है जिससे रशिया यूक्रेन लड़ाई को बंद होने की पहल हो सके। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर हमारे हिसाब से अगर आप देखें समीर, तो इकोनॉमी हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अभी भी 32% वहां से ऑयल ले रहे हैं। मगर सच्चाई यह है कि हमारा जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है कि हमारा जो इंपोर्ट है वो 60 बिलियन से ज्यादा है, एक्सपोर्ट $4 बिलियन है, और उसको हम रूबल में करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इकोनॉमिक जो ट्रेड इम्बैलेंस है, इसको कैसे दूर किया जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको हम बातचीत करेंगे, क्योंकि इसमें आपका जो सर्विसिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, आपका बेसिकली हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर है और फार्मास्यूटिकल है, उसके बारे में बातचीत करें। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है व्लादिवोस्तोक और जो चेन्नई मैरीटाइम रूट है, उसके ऊपर आप देखें बहुत कुछ होगा। और एक होगा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में भी, उसके अंदर भी बहुत बातचीत होगी, जो चाबार से सेंट्रल एशियन स्टेट से जाके नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो ईस्ट यूरोप और रूस को बिल्कुल बहुत तो व्यापक मुद्दे हैं, न सिर्फ सर बहुत व्यापक मुद्दे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं। भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारत के जो इक्वेशन है उसको लेकर भी रूस के साथ कैसे हमारी दोस्ती आगे बढ़ेगी, ये भी एक बड़ा विषय है। देखिए, मोदी और पुतिन की मीटिंग को खास तरह से डिजाइन किया गया है, ये एक बड़ी जानकारी TV9 भारतवर्ष आपको दे रहा है। मीटिंग के लिए सभी तरह के फॉर्मेट्स रखे गए हैं। स्पेशल फॉर्मेट का लक्ष्य दोनों राष्ट्र प्रमुखों को ज्यादा से ज्यादा तक चर्चा करने का अवसर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन के लिए स्पेस क्रिएट करना है। और मोदी पुतिन की मीटिंग किस तरह से आगे बढ़ेगी, ये जरा आपको बताते हैं। कुछ अहम डिटेल इस वक्त TV9 भारतवर्ष आपको दे रहा है। मोदी पुतिन शिखर वार्ता से जुड़ी दो दिग्गज मिलेंगे, नए रास्ते कैसे खुलेंगे, ये देखिए। 1-to-1 बातचीत, सिर्फ मोदी और पुतिन के बीच बातचीत होगी। और अनौपचारिक बातचीत राजनयिक औपचारिकता से अलग, दोनों नेताओं की बैठक में बड़े मुद्दों पर सहमति संभव है। दोनों तरफ से शामिल सदस्यों के साथ आधिकारिक बातचीत होगी, क्योंकि प्रतिनिधिमंडल स्तर की भी वार्ता होने जा रही है। रणनीतिक बातचीत, मोदी पुतिन के बीच ऐसी बातचीत जिसका आने वाले वक्त में बड़ा असर पड़ेगा दुनिया के तमाम वैश्विक समीकरणों पर। रणनीतिक बातचीत, परमाणु युद्ध के खतरे पर दोनों नेताओं में चर्चा मुमकिन है। रूस यूक्रेन युद्ध को रोके जाने की राह में भी प्रगति संभव है। इस फ्रंट पर भी प्रोग्रेस होते हुए हम देखेंगे। भारत रूस के बीच सैन्य गठबंधन के और मजबूत होने के सीधे संकेत भी मिल रहे हैं रवि, और इसीलिए अपने आप में यह दौरा बहुत अहम है। बिल्कुल, यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि देखिए, भारत जो अब नई सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार नेतृत्व कर रहे हैं भारत की सरकार का, तो ऐसे में नए लक्ष्य भी भारत ने तय किए हैं। उन लक्ष्यों में रूस कितना बड़ा मददगार साबित होगा, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। त्रिपाठी सर, ये सवाल मेरा आप ही से है। भारत की इकोनॉमी को आगे ले जाने की बात कही जा रही है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कही जा रही है। सामरिक स्तर पर चीन एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। चीन रूस का दोस्त है, लेकिन भारत का कंपटीशन अगर देखा जाए सबसे ज्यादा पड़ोस में तो चीन के साथ है। ऊर्जा के बड़े लक्ष्य हैं भारत के सामने क्योंकि ऊर्जा की जरूरतें बढ़ रही हैं, उनको कैसे पूरा किया जाए, तब जबकि वैश्विक इक्वेशन आप देखिए कि धीरे धीरे स्थितियां बदली हैं। ऐसे में रूस भारत के लिए कितना मददगार साबित होगा, क्या स्कोप देखते हैं आप, कितनी पॉसिबिलिटी देखते हैं भारत के अपने लक्ष्यों को साधने में रूस और पुतिन सरकार की भूमिका है, उनके सहयोग?
देखिए रवि, मैं कुछ चीज़ें बड़ी स्पष्ट तरीके से अनुमान लगा पा रहा हूँ। एक तो एनर्जी के बारे में बातचीत होगी ही, क्योंकि रूस अभी भारत के लिए सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर देश बन के उभरा है। जैसा कि अभी जनरल सिवाच ने बताया कि $65 बिलियन के बायलैटरल ट्रेड, इसका मतलब कि रूस जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। लेकिन उसमें 60 बिलियन जो है भारत इंपोर्ट करता है, ज़्यादातर तेल है, क्रूड ऑयल है। अब इसमें एक समस्या पिछले 1 साल से आ रही, जिस पे बहस हो रही, जिस पे विचार विमर्श हो रहा है कि भारत ने रुपये में ट्रेड करने की ये बात की, तो रुपए अब सरफीट हो गए हैं रूस के पास, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। रूस में उसको लेकर के थोड़ा सा बड़ा जो है बहुत परेशानी सी है कि आखिर हम तेल देते जा रहे हैं तो उससे फ़ायदा क्या हो रहा है। लेकिन इसका एक ये भी तरीका निकाला जा रहा है, बात की जा रही है कि उन्हीं पैसों से रूस भारत में इन्वेस्ट करे। अब अगर भारत में इन्वेस्ट करेगा रूस, तो एक तो इन्वेस्टमेंट आएगा, दूसरे इंडस्ट्री बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, तीसरे मेड इन इंडिया के तहत डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ेंगे, और चौथे जो रुपया सरफीट है उसको हम इस्तेमाल कर सकेंगे। उससे जो इनकन्वीनियंस है रूस की वो ख़त्म होगी जी। इसके साथ ही साथ दूसरी चीज़ ये है कनेक्टिविटी की बात। व्लादिवोस्टोक से चेन्नई तक जो एक कॉरिडोर बनने वाला था, उसमें भी कोई ख़ास प्रगति नहीं हुई है, उसकी बात है। तीसरी चीज़ ये सबसे, देखिए ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसी पिछले 1 हफ्ते में 3-4 बड़ी घटनाएं हुई हैं जिस पे विश्व का ध्यान जाएगा। एक तो SCO समिट अस्ताना में हुई, जिसमें मोदी जी ने भाग नहीं लिया, जयशंकर जी ने लिया। दूसरी जो है ईरान में नए राष्ट्रपति का चुनाव परसों जो हुआ। तीसरा इसी के साथ साथ अभी कल वॉशिंगटन में NATO की 75th एनिवर्सरी मनाई जा रही है, जिसमें शीर्ष सम्मेलन हो। तो ऐसी बड़ी घटनाओं के साथ साथ समानांतर मोदी और पुतिन की ये बिल्कुल सही बात है। और ऐसे इंपॉर्टेंट वक्त में ये मुलाकात होने जा रही है। खास करके एक बात बार बार सामने आ रही है, जिसका जिक्र रूस की तरफ से किया जा रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज में बड़ी खलबली, और उसी से जुड़ी बड़ी खबर, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बड़ा बयान आया है। पश्चिमी देशों को पीएम मोदी की यात्रा से परेशानी है। पश्चिमी देश पीएम मोदी की यात्रा को ईर्ष्या की नजरों से देख रहे हैं, ये कहा है पेस्कोव ने। तो क्या कहा गया है क्रेमलिन की तरफ से, जरा इसको भी हम देख लेते हैं। मोदी की यात्रा पर क्रेमलिन से और क्या क्या कहा गया, क्या बड़ी बातें कही गई है, उस पर नजर डालते हैं। देखिए, पश्चिमी देशों को पीएम मोदी की रूस यात्रा से परेशानी है, ये एक मैसेज वहां से डिलीवर किया गया है। पश्चिमी देश इस यात्रा को ईर्ष्या से देख रहे हैं, ये पेस्कोव ने कहा है। भारत रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर संबंध है, ये बात एक बार फिर से दोहराई गई। जी हां, पीएम मोदी की यात्रा पर पश्चिमी देशों की करीबी नजर तो है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन रूस किस नजर से देख रहा है वेस्टर्न कंट्रीज के रुख को, यह आप क्रेमलिन के बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। पश्चिमी देशों की नजर में पीएम मोदी की यात्रा का बड़ा महत्व है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और क्रेमलिन ने वेस्टर्न कंट्रीज के रुख को लेकर जो बातें कही हैं, वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बिल्कुल समीर, मोदी की मॉस्को यात्रा से पश्चिम पशुपेश में है और पश्चिम पर एक तनाव हावी है। क्या तनाव है वो आपको हम उसके बारे में भी बताते हैं। टेंशन में क्यों है पश्चिम? सबसे पहले देखिए, पीएम मोदी की यात्रा को रूस एक मौके के रूप में देख रहा है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है। पीएम मोदी की यात्रा से पुतिन पश्चिम को एक बड़ा संदेश देंगे, बड़ा मैसेज देंगे, और रूस को अलग थलग करने का जो प्लान है वेस्ट कंट्रीज का, उस पर पानी फिरता नजर आ रहा है। और यही वजह है टेंशन की। पश्चिमी देश रूस को दुनिया से अलग थलग देखना चाहते हैं, और यही वजह है कि वो इस मुलाकात को भी टेढ़ी नजरों से देख रहे हैं। पीएम मोदी की यात्रा से रूस पश्चिम को चिढ़ा सकता है। भारत रूस के दशकों पुराने रिश्ते से पश्चिम वैसे भी चिंतित रहता है।
बिल्कुल। और देखिए, भारत रूस के बीच कई रक्षा समझौतों को लेकर भी पश्चिम की चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि भारत का बहुत पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार रहा है रूस। अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने यह आकलन किया है। और जिस तरीके से पश्चिम की ये चिंताएं हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन समीर युद्ध खत्म नहीं हो रहा है, पश्चिम के देशों में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की वहां पर मौजूदगी ये सब कुछ बता रहा है कि पश्चिम इसको किस नजर से देख सकता है। बिल्कुल, और पश्चिम किस नजर से देख सकता है ये बहुत बेहतर तरीके से मेरे सहयोगी मनीष झा भी बता सकते हैं। मनीष, आपका अपना आकलन क्या कहता है? वेस्टर्न कंट्रीज का अभी तक मौजूदा सूरत हाल में इस मुलाकात को लेकर ओवरऑल क्या रुख सामने आ रहा है? देखिए, इसके बावजूद कि पश्चिमी देश ये मानते हैं कि भारत उनका भी एक महत्वपूर्ण सहयोगी है और हम क्वाड के मेंबर हैं, हम दूसरे और तमाम संगठनों में गए हैं, G7 में भी प्रधानमंत्री मोदी गए थे, लेकिन हकीकत यह है कि आज की तारीख में जब ट्रस्ट फैक्टर की बात होती है तो प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की इस मुलाकात को लेकर मुझे ताज्जुब नहीं होगा जब नाटो के सम्मेलन में भी इसी पर चर्चा होगी कि मोदी और पुतिन की मीटिंग में क्या हुआ। दूसरी बात यह है कि रूस आज की तारीख में चीन के साथ तो खड़ा था ही, भारत जैसे देश का एक बार फिर उनके साथ खड़ा होना, और मैं इसलिए कहता हूं कि फिर उनके साथ खड़ा होना क्योंकि 2022 में प्रधानमंत्री मोदी को रूस जाना था, तभी वो दौरा नहीं हो पाया था। 2023 में पुतिन को भारत आना था, लेकिन वो नहीं हो पाया था। तो 2024 में जब दोनों नेताओं की क्रेमलिन में मुलाकात होगी तो उसकी बहुत अलग आप रूपरेखा तय की गई है। और मुझे लगता है कि जो प्लान है मोदी और पुतिन की इस मीटिंग को लेकर, उससे जो कुछ निकलेगा वो बहुत इफेक्टिव होगा, जिस बात को पश्चिमी देश समझ पा रहे हैं। सतीश कुमार जी, लेकिन क्या अब हम ये मान सकते हैं क्या कि वेस्ट और पश्चिम देश अब एडजस्ट कर चुके हैं इस बात को लेकर कि भारत अपने इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री पुतिन से मिले, चाहे वो G7 की बैठक में जाएं, चाहे वो बाइडेन से मिले, हर परिस्थिति में भारत अपने इंटरेस्ट को ऊपर रखेगा और इसको उन्हें अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऑयल के मामले में हमने देखा था भारत ने बहुत स्ट्रांगली वेस्ट कंट्रीज को मैसेज दे दिया था, तो क्या उनको अब आदत पड़ गई है, वो समझ गए ये बात? अब आदत पड़ भले न पड़ी हो, लेकिन उनको मानना उनकी व्यवस्था है, क्योंकि भारत का तेवर, भारत का जो इमेज अंतर्राष्ट्रीय जगत में है वो कोरोना के काल में, कोरोना के बाद में भी बड़े ही मजबूती के साथ स्थापित किया गया। हमारे विदेश मंत्री ने तेल को लेकर या अन्य मसलों को लेकर जो बातें कही वो पश्चिमी दुनिया पूरी तरह से समझ चुकी है। अब देखिए, रूस पिछले 2 सालों में अगर देखें, जब से युद्ध की शुरुआत हुई है, 2 साल से ज़्यादा हो गए, तो उसकी इकोनॉमी पिछले कुछ महीनों में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ी है। भारत और रूस के बीच में इकोनॉमिक इम्बैलेंस है, इसमें दो मत नहीं है, कई छोटे छोटे मुद्दे भी हैं, लेकिन जो प्रगाढ़ता है, जो संबंध का जो आयाम है, जिसके पहले विजिट में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था 2015 में कि भारत के किसी बच्चे से पूछ लीजिए कि भारत और रूस के संबंध किस तरह से हैं, तो भारत रूस की मैत्री का वो आधार हमारा है। रूस और चाइना के बीच में भी देख लें तो 69 में वॉर हो चुका है, उनके बीच में कई विद्वेष आज भी जिंदा है, चाहे एससीओ को लेकर हो, चाहे सेंट्रल एशिया के अन्य मुद्दों को लेकर हो। भारत के साथ वो मतभेद नहीं है। तो हम इस रूप में अगर लंबी दूरी की बात करें तो रूस हमारा दोस्त था, रूस आज भी हमारा दोस्त है। उसमें पश्चिमी दुनिया अगर साथ में मिलकर चलना चाहती है तो भारत के लिए भी बेहतर होगा, उनके लिए भी बेहतर होगा। अगर वो नहीं चलना चाहते हैं तो उस पर भारत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अश्विनी सिवाच भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाच सर, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। हम बात कर रहे हैं मोदी पुतिन के रक्षा सूत्र की, लेकिन रक्षा के क्षेत्र में क्या बड़े डेवलपमेंट होने वाले हैं? रूस भारत के बीच बड़े रक्षा सौदे इस दौरे में संभव है। सैन्य साझेदारी बढ़ाने पर जोर होगा। सुखोई 57 पर समझौता होने की उम्मीद है, जो कि एक बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकता है। और चलिए आपको बताते हैं मोदी के मॉस्को दौरे से भारत को क्या क्या हासिल होने वाला है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने। तो देखिए, भारत को पुतिन का गिफ्ट पैक, जरा इसको समझिए आप, पूरी जानकारी आपके सामने। देखिए, AK-203 राइफल, भारत को मिली 35,000 राइफल। ये एक भारत के लिए बहुत जरूरी कहें कि एमिनेशन है, जिससे भारत की सेना और मजबूत होगी। टैंक फाड़ने वाले गोले
मैंगो, इसी कंपनी, ये रूसी कंपनी है ये, और भारत में टैंक फाड़ने वाले गोले बनाएगी। सुकोई 57 का हम जिक्र कर रहे थे। देखिए 5th जनरेशन फाइटर जेट है, अपग्रेडेड होगा भारत की जो वायु शक्ति है वो इसकी एंट्री से। बिल्कुल। और AK-203 का अगर जहां तक सवाल है, एडवांस असॉल्ट राइफल है ये, और टैंक फाड़ने वाले गोले मैंगो शेल्स जिन्हें कहा जा रहा है, T-72 और T-90 जैसे टैंकों से इसे दागा जाएगा। और सुकोई 57 के तो कहने ही क्या, दूसरा सबसे घातक लड़ाकू विमान इसे माना जाता है। AK-203 की बात करें, राइफल की रेंज 800 मीटर है। मैंगो की बात करें, दोनों टैंकों का इस्तेमाल भारतीय सेना करती है। और सुकोई 57 रूस ने कमियों को दूर किया, रेक्टिफाई किया है और इसे और ज्यादा रिवाइज्ड किया है। और इसलिए इसकी ताकत और ज्यादा बढ़ चुकी है। 1 मिनट में 600 राउंड फायरिंग AK-203 के जरिए मुमकिन है। गोले मैंगो शेल्स टैंक के अंदर घुसकर तेज धमाका करते हैं। और सुकोई 57 के बारे में यह भी जान लीजिए कि इस फाइटर जेट पर फाइनल डील हो सकती है। मैं इसी के बारे में आपसे जानना चाह रहा था। सुकोई 57 की ये जो डील, जिसके पूरे आसार हैं, पूरी उम्मीद है कि इस डील पर फाइनल मुहर लग जाएगी, ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण पड़ाव होगा। और जब हम बात करते हैं डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की, तो क्या इस डील के जरिए उस राह पर भी एक तरह से हम चलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम हमारे अपने मुल्क में होना है। भारत जो करीब 60 से 70% डिफेंस इक्विपमेंट और वेपन्स वो रूस से लेता था, मगर ये भी सच्चाई है लास्ट 10 साल में इसमें बहुत बदलाव आया है। अब भारत मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रहा है और ये अब घट के करीब 30 से 35% रहेगा। इसका मतलब ज्यादातर हथियार भारत अब खुद बनाएगा। और यही नहीं, मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, क्योंकि भारत अपने लिए ही नहीं और दूसरे देश के वर्ल्ड में भी इसको बेचेगा। अब जब बात आती है भारत और रूस की, देखो ये सच्चाई है, भारत अभी भी 30 से 35% जो हथियार हैं वो रूसी दे रहा है। तो उनके स्पेयर पार्ट्स, उनके मेंटेनेंस के लिए हम अभी भी डिपेंडेंट हैं रूस से। ये मुझे लगता है वेस्ट भी समझता है। दूसरा जो सच्चाई है कि अभी भी हम कई हथियार उनसे ले रहे हैं। AK-203 जो अमेठी के अंदर अभी बने हैं, 35,000 बहुत ही अच्छी असॉल्ट राइफल है। इसके बाद जो मैंगो मिसाइल की बात करें, जो T-72 और T-90 में, वो भी एक प्रकार लेटेस्ट वर्जन मिसाइल है, बहुत ही आधुनिक मिसाइल है। अब जो सुकोई 57 की जब बात होती है समीर, तो उसको आपको ऐसे देखना पड़ेगा, ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। हमारे पास रफेल 4.5 है। जो सुकोई 57 जो है वो इतना टेस्टेड नहीं है। मुझे लगता है इसके ऊपर बातचीत बहुत जोरों से होगी, क्योंकि हम ये देखेंगे कि आने वाले समय में क्या हम सुकोई 57 लेंगे या हम एमका खुद बनाएंगे, क्या होने वाला है। क्या ये हम वेपन सिस्टम जिस प्रकार से हमने अपनी इन्वेंट्री को बढ़ाया है, हम कुछ अमेरिका से भी ले रहे हैं, कुछ इजराइल से, कुछ फ्रांस से, क्या हम उसकी तरफ जाएंगे। पर मुझे लगता है कि सच्चाई यह है, भारत और रूस के जो सुकोई 57 में भी कोई बड़ी बात हो सकती है, जॉइंट प्रोटेक्शन की साइड बात हो सकती है, उससे ये सारा गेम चेंज हो सकता है। और तीसरा जो सुकोई 400, जो S-400 हमने एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी 5 रेजिमेंट आनी थी, अभी तक 3 रेजिमेंट आई है। हो सकता है उसके ऊपर भी बात हो कि जो 2 रेजिमेंट है एयर डिफेंस सिस्टम की कब आ रही है। मैं अपने व्यूअर्स को यह भी बताना चाहूंगा, S-400 में अमेरिका ने इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं लगाई अभी तक काटसा के, जबकि उसने यही टर्की और चीन के ऊपर लगाई। टर्की को उसने F-35 देने से भी मना कर दिया। तो यह भी समझ है कि अमेरिका भी इस जो रूस और भारत की जो दोस्ती को नेगेटिव इतना नहीं देता। इसीलिए हम बार-बार ये कह रहे हैं कि क्या अब वो समय है, हम उस दौर में आ चुके हैं जब पश्चिम देश भारत की स्वतंत्र जो विदेश नीति है उसको पूरी तरह से स्वीकार कर चुके हैं। भारत जब भी सख्ती के साथ अपने फैसले लेता है तो उनकी तरफ से अब वो विरोध या वो रिएक्शन, वो शार्प रिएक्शन हमें अब नहीं दिखते। एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है। और रूस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान, दोस्त पुतिन से मुलाकात का इंतजार है। द्विपक्षीय रिश्तों के हर पहलू पर चर्चा करेंगे, शांति स्थिरता में अपनी भूमिका निभाएंगे, ये कहा गया है।
प्रधानमंत्री की तरफ से। तो देखिए यात्रा के पहले ये बयान आया है और पीएम मोदी का मॉस्को दौरा, उसे 5 बड़े जुड़े संदेश हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला ये है एससीओ समिट के बजाय रूस दौरा, यानी मोदी पुतिन के रिश्तों में जिनपिंग की जगह नहीं है, ये सीधे सीधे भारत और रूस के संबंधों का मामला है। दूसरा, भारत पर अमेरिका यूरोप का दबाव बेअसर। तीसरा, रूस में चीन का बढ़ता प्रभाव भी रुकेगा इस दौरे और भारत के रूस के साथ घनिष्ठता के बढ़ने से। चौथा, भारत रूस व्यापार में चीन का कोई रोल नहीं है। पांचवा, नई सरकार में भी वैश्विक नीति में स्थिरता दिखाई दे रही है, कम से कम एक कंसिस्टेंसी हमें नजर आ रही है। मनीष हमारे साथ जुड़े। मनीष, यही सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं, ये जो फॉरेन पॉलिसी कह लीजिए, भारत की विदेश नीति कह लीजिए, यात्राओं के जरिए भारत जो अपने लक्ष्य निर्धारित करके उनको हासिल करने में जो पहल कर रहा है या प्रयास कर रहा है, उसमें कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है। ये तीसरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन आप देखिए कि विदेश दौरे शुरू हो चुके हैं, बड़े नेताओं के साथ बड़ी साझेदारियों के लिए मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। देखिए, ये बात तो सच है कि 1954 से लेकर आज तक अगर आप देखें तो अगर इस दुनिया में कोई एक संबंध है जिसमें कंसिस्टेंसी रही है तो वो भारत और रूस का संबंध है। मतलब पहले भारत और सोवियत संघ का और भारत और रूस का, क्योंकि शीत युद्ध हुआ, उसके बीच में उदारीकरण आए, ना जाने इस बीच में दुनिया में क्या कुछ हुआ, लेकिन भारत और रूस के संबंध एक जैसे रहे। दिक्कत यह आई है कि रूस यूक्रेन युद्ध होने के बाद जिस तरीके से चीन का प्रभाव पड़ा रूस पर, ऐसे में इस बात की गुंजाइश बन गई कि कहीं चीन कोई ऐसी चाल ना चले जिससे कि भारत और रूस के रिश्ते खराब हो, और वो होने भी लगे थे जब चीन कह रहा है, चूंकि पुतिन चाहते हैं कि डॉलर को खत्म किया जाए, डॉलर को साइड किया जाए, तो चीन का कहना है कि डॉलर की जगह में युआन को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल हो, और भारत ये चीज होने नहीं देना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ लगातार चीन पर जो निर्भरता रूस की है, उसकी वजह से भारत के साथ रिश्ते आने वाले समय में ना बिगड़े, इन सब के हिसाब से भी अगर आप देखें तो मोदी पुतिन की ये मुलाकात बेहद खास होगी। तीसरी बात यह है कि चीन जो अपने आप को दिखाना चाहता है कि वो बड़ा सुपर पावर है, वही दुनिया में शांति ला सकता है, वही सबसे बात कर सकता है, तो मोदी पुतिन की इस मुलाकात के बाद ये देखने में होगा कि मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो बाइडेन, जेलेंस्की और पुतिन सबको एक साथ बात करके आगे कैसे बढ़ना है इसका कोई रास्ता दे सकते हैं। बिल्कुल, और भारत का पूरी दुनिया में बढ़ता जो भरोसा है वो इसके पीछे निश्चित तौर पर एक बड़ी वजह है। पीएम मोदी की रूस यात्रा के समय कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो सरकार के लिए चुनौती बन सकता है। थोड़ा घरेलू राजनीति का हम जिक्र कर रहे हैं। पीएम मोदी के रूस दौरे के समय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा आरोप लगाया है। खड़गे ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में निर्माण कर रही है चीनी सेना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि लद्दाख में पैंगोंग लेक से कुछ किलोमीटर दूर चीन ने निर्माण किया है। खड़गे ने एक अखबार की रिपोर्ट को सोशल मीडिया पर साझा किया है। खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर अखबार की रिपोर्ट को पोस्ट करके ये आरोप लगाया है, लेकिन खास बात यह है कि यह आरोप ऐसे वक्त में लगाया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरा होने जा रहा है। तो खड़गे ने क्या कहा है बिग वॉल के माध्यम से, उस पर भी हम नजर डालते हैं। क्या बयान दिया गया है खड़गे की तरफ से, क्या बड़ी जानकारी है। तो देखिए, पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना निर्माण कर रही है, यह कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और पेंगोंग झील से कुछ किलोमीटर दूर चीन ने निर्माण किया है, यह दावा है उनका। जी हां, सीमा पर स्थिति को लेकर देश को विश्वास में ले केंद्र सरकार, मोदी सरकार देश को भरोसे में ले। पेंगोंग झील के पास लंबे समय से खुदाई कर रहा है चीन, और एलएसी के उस तरफ निर्माण की तमाम खबरें सामने आती हैं। बंकर बख्तरबंद वाहनों के लिए निर्माण कर रहा है चीन, और यह काम जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक अखबार की रिपोर्ट को पोस्ट करते हुए यह बड़ा आरोप लगाया है और केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांगा है। बिल्कुल, खड़गे का ये ट्वीट है, और देखिए खड़गे के ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। नेहरू के समय चीन ने किया था जमीन पर कब्जा, बीजेपी की तरफ से कहा गया, और सिरिजा पर 1962 में चीनी सैनिकों ने कब्जा किया था। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने यह ट्वीट किया। बीजेपी ने कहा जानबूझकर फेक न्यूज फैला रही है कांग्रेस।
मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े। मनीष, क्या वाकई में चीन भारत और रूस के संबंधों का सबसे बड़ा रोड़ा कह लें, सबसे बड़ा अड़ंगा कह लें, या सबसे बड़ी दिक्कत कह लें, ये है? और खासकर मैं ये आपसे समझना चाहूंगा, पुतिन के पास क्या है भारत को चीन के कॉन्टेक्स्ट में ऑफर करने के लिए? देखिए, पुतिन लगातार, ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि पुतिन भारत के सच्चे दोस्त हैं। अगर आप देखें तो पुतिन अभी तक पिछले 24 साल के उनके सत्ता में अगर आप देखें तो भारत उन देशों में से शुमार है जहां उन्होंने सबसे अधिक यात्राएं की है। अगर आप बेलारूस और आसपास के कजाकिस्तान को छोड़ दें तो भारत अकेला ऐसा देश है जहां पर उन्होंने सबसे अधिक यात्रा शुरू की है। ये जो एक साल भारत के नेता रूस जाते हैं, रूस के नेता भारत आते हैं, ये शुरू किया हुआ पुतिन का है। लगातार इस 3 साल में भी जब युद्ध हो रहा था उस वक्त अपनी तमाम चुनौतियों को देखते हुए भी पुतिन लगातार भारत के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते रहे। भारत को वो एक बड़े वैश्विक लीडर के तौर पर देखता भी है। और ऐसी स्थिति में पुतिन का यह कहना है या रूस का यह मानना है कि भारत और चीन के बीच जो संबंध है इसमें वो किसी भी तरह से नहीं मध्यस्थता करेगा, लेकिन वो ये चाहता है कि दोनों के संबंध सुधर जाए। अब भारत और चीन के बीच जो रिश्ते हैं उसकी वजह से भारत और रूस के रिश्ते प्रभावित ना हो, इसीलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में भारत और चीन के त्रिपाठी सर जो रिश्ते हैं उसकी एक बड़ी वजह चीन की ऐसी कारगुजारियां हैं जिसका समय समय पर जिक्र होता रहता है। तो ऐसे में क्या भारत को रूस से चीन के मद्देनजर कोई एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए क्या? बिल्कुल, देखिए समीर, ऐसा है कि भारत और रूस के रिश्ते, जैसा कि कहा गया है अभी, कि बहुत ही पुराने और बहुत ही दृढ़ हैं। और ये भारत मनाने में रूस को ये कन्विंस करने में सफल हो गया है कि भारत के रूस के साथ रिश्तों पर चीन और रूस के रिश्तों का असर नहीं पड़ना चाहिए, ये अलग अलग आयाम के हों। तो एक चीज़ तो यह है। और दूसरी चीज़ देखिए, ये हमें समझ लेना चाहिए कि अभी जो चीन और रूस की दोस्ती दिख रही है जो बढ़ी हुई, वो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए हथियार की ज़रूरत है, साजो सामान की ज़रूरत है, चीन को तेल की ज़रूरत है। जिस दिन यूक्रेन युद्ध ख़त्म होगा उस दिन देखिए उसके बाद से चीन और रूस के रिश्तों में इतनी नरमी नहीं रहेगी, इतनी गर्माहट नहीं रहेगी। अभी वैसे भी साइबेरिया में ये कहा जा रहा है कि 25 से 27% तक चीनी आकर के बस गए हैं, जिससे कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही असंतुष्ट है। तो रूस इन सब चीज़ों को बिल्कुल सर। और एक चीन के साथ तो समस्या ये भी है कि चीन पूरे ग्लोबल पावर ऑर्डर को बदलना चाहता है और उसके केंद्र में खुद आना चाहता है। ये अपने आप में आने वाले समय में रूस जैसे देश के लिए मुश्किल हुई, क्योंकि अमेरिका को रिप्लेस करके जो शक्ति चीन हासिल करना चाहता है उससे वो क्या करेगा ये सभी समझ सकते हैं। वहां का जो एक नेचर ऑफ गवर्नेंस है या नेचर ऑफ पॉलिसी है वो किसी से छिपी नहीं है। और फिलहाल ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रूस मॉस्को क्रेमलिन की तस्वीरें आप देखिए। और क्रेमलिन इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हमारे साथ तमाम मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।